हफ्ते के पहले दिन बाजार में शानदार तेजी। निफ्टी करीब 250 अंक चढ़कर 17,900 के ऊपर बंद। सेंसेक्स में 800 अंकों से ज्यादा की मजबूती। रियलिटी, आईटी और मेटल शेयरों में जबरदस्त उछाल। सभी सेक्टोरल इंडेक्स में दिखी तेजी। आज नायका के आईपीओ में पैसा लगाने का आखिरी मौका। अब तक 77 गुना से ज्यादा भरा इश्यू। वहीं फिनो पेमेंट्स बैंक का आईपीओ अब तक 80% भरा। शानदार रहे एचडीएफसी की दूसरी तिमाही के नतीजे। मुनाफा 32% बढ़कर 3,780 करोड़ रुपए हुआ। टाटा मोटर्स के नतीजे रहे मिले जुले। सरकार को मिला एडवांस दिवाली गिफ्ट। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले बढ़ा 24% जीएसटी कलेक्शन। 1,30,127 करोड़ रुपए पर पहुंचा कलेक्शन। अक्टूबर महीने के ऑटो सेल्स आंकड़ों ने बधाई उम्मीद। बजाज ऑटो की कुल बिक्री 9% बढ़ी। मारुति ने अक्टूबर में बेची 1,38,000 गाड़ियां। टाटा मोटर्स की भी बिक्री अनुमान से ज्यादा। और न्यायिक हिरासत में भेजे गए लोन स्कैम केस में गिरफ्तार एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी। एसबीआई ने जारी किया बयान। लग्जरी होटल को एनपीए घोषित करने में नियमों का हुआ पालन। नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। बड़ी खबरों के साथ करते हैं शुरुआत। पेट्रोलियम मंत्रालय की लगातार सिफारिश के बावजूद वित्त मंत्रालय पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के पक्ष में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक तुरंत राहत के लिए एक बार में केंद्र और राज्यों को मिलकर बड़ी कटौती करनी होगी। इधर कुछ राज्यों में पिछले 18 महीने में पेट्रोल की कीमतें प्रति लीटर 46 रुपए तक बढ़ गई हैं। प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, सरकार अगर इरादा कर भी रही है लेकिन फिर भी अभी तक राहत मिलने की उम्मीद कोई नहीं दिख रही है। मामला आखिर कहां अटका हुआ है? जो आंकड़े आपने बताए ये अपने आप में दिलचस्प है। कई राज्यों में तो पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं वो उतनी बढ़ गई है पिछले 1.5 साल में जितनी उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, अगर आप टैक्स को हटा दें। तो ऐसे में आम कंज्यूमर को राहत कैसे मिलेगी? पेट्रोलियम मंत्रालय ने करीब करीब 3 से 4 बार वित्त मंत्रालय को सिफारिश की है, चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं वित्त मंत्रालय इस बात के पक्ष में नहीं है कि एक्साइज ड्यूटी की कटौती अभी की जाए। वित्त मंत्रालय के मुताबिक जैसा कि सोर्स बता रहे हैं जो भी फैसला होगा वो राजनीतिक फैसला होगा, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर अगर कटौती अभी की जाती है, मान लीजिए 1 रुपये की भी कटौती होती है तो करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान है। ऐसे में जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में क्रूड की कीमतें हैं उसमें अगर 2 या 3 रुपए की एक्साइज में कटौती कर भी दी जाती है तो भी इसका बहुत फायदा कंज्यूमर को नहीं होगा, क्योंकि कीमतें फिर से पुराने लेवल पर आ जाएंगी। लिहाजा अगर कटौती हो भी हो तो राज्य और केंद्र मिलकर बड़ी कटौती करें ताकि कंज्यूमर को तुरंत राहत मिले, जिसके आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं। क्योंकि पोस्ट कोविड जो है केंद्र सरकार भी अतिरिक्त फंड की जुगाड़ में है और राज्य सरकारों की भी आर्थिक हालात जो है वो बेहतर नहीं है। सवाल है कि आम कंज्यूमर को राहत कैसे मिलेगी? अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 18 महीने में, अगर 19 महीने में दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें करीब करीब 40 रुपए पर लीटर तक बढ़ गई हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे जिलों में तो मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में तो करीब पेट्रोल की कीमतें 131 रुपए पर लीटर के आसपास पहुंच गई हैं। ऐसे में अगर कोई एक आदमी अगर 30 लीटर पेट्रोल महीने में खर्च करता है तो उसके मासिक बजट में करीब करीब 1700 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। वो 3600 रुपए तक के आसपास खर्च तो सिर्फ पेट्रोल कॉस्ट के रूप में कर रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी मुश्किल हो रही है आम कंज्यूमर के लिए अपने घर के बजट को चलाना। लिहाजा यहाँ से रास्ता कैसे बढ़ेगा, सरकार कैसे राहत देगी, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद ये कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ राज्यों में चुनाव है, हो सकता है सरकार राजनीतिक दबाव में आकर कुछ फैसला ले और आम कंज्यूमर को राहत मिले। तो सरकार की ओर से कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ है। वहीं फ्यूल की बढ़ती कीमतों को लेकर देश भर में लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। रोज डेली ही पेट्रोल बढ़ रहा है। मुझे तो लगता है इस तरीके से हो जाएगा तो ये पेट्रोल पंप वाले पाउच बना के बेचेंगे 20-20, 30-30 रुपए वाले और कहेंगे ये लो, ये पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे इस हिसाब से। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है आजकल। पहले तो कम था इसलिए फुल टंकी में 500 रुपया, अभी 600 रुपया ज़्यादा जाता है। वैसे तो टैक्स वगैरह सब कम नहीं कर रहे, लेकिन ये तो पैसा बढ़ते ही जा रहा है। पहले मंथली हम जब पटना से जब भी करते हैं तो लगभग मेरा 1500 में हो जाता था, अब 4500 लगता है। तो बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस है, एक आम आदमी के लिए बहुत भारी है। वो गवर्नमेंट बहुत 100% सोचना, जनों को पैसा कैसा कमाना, उनका कैसा इनकम आना, वो बाद में इनकम आने के बाद
बढ़ाना बहुत सही बात है हमारा तरफ से। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं घट रही हैं, लेकिन एक राहत भरी खबर। अक्टूबर महीने के ऑटो सेल्स आंकड़ों ने ऑटो सेक्टर की उम्मीद बंधाई है। बजाज ऑटो की कुल बिक्री 9% बढ़ी है। पूरी डिटेल्स लेकर मौजूद हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। सृष्टि, क्या जानकारी मिल रही है ऑटो सेल्स को लेकर के एक उत्साहजनक खबर? तो ऐसे जो त्योहारी सीजन की मांग है वो कहीं न कहीं फिलहाल देखने को मिल रही है। खास तौर से जो पैसेंजर व्हीकल कंपनीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी चौंकाया है अपने सेल्स आंकड़ों के चलते। अगर देखिए मारुति सुजुकी, हमारा अनुमान था कि 1 लाख गाड़ियाँ बेचती हुई नज़र आएगी अक्टूबर महीने में, पर कंपनी ने 1.4 लाख यूनिट्स बेची हैं अक्टूबर महीने में। वहीं एम&एम ऑटोमोटिव डिवीजन भी वहाँ पे सेल्स 50% तक बढ़ती हुई नज़र आई है और टाटा मोटर्स की जो सेल्स बिक्री के आंकड़े हैं वो करीब 15% की महीने दर महीने वहां पे भी बढ़त देखने को मिली है। तो जितनी भी पैसेंजर व्हीकल कंपनीज हैं वहां पे काफी अच्छी बिक्री देखने को मिली है। अब आते हैं टू व्हीलर कंपनीज में, लगभग अनुमान के मुताबिक ही यहाँ पे आंकड़े सामने आए हैं। बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स के फिलहाल नंबर्स आए हैं और दोनों के ही जो एक्सपोर्ट्स है वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टेडी एक्सपोर्ट्स कंपनी ने बरकरार रखे हैं और अनुमान के मुताबिक ये नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। ट्रैक्टर सेल्स बिक्री अगर देखें तो एम&एम की ट्रैक्टर सेल्स बिक्री जो है वो अनुमान से हल्की सी बेहतर है, पर एस्कॉर्ट्स ने काफी वहां पे आश्चर्यचकित किया है क्योंकि हम करीब 10,000 यूनिट्स बिक्री का अनुमान कर रहे थे। कंपनी ने 13,500 ट्रैक्टर्स बेचती हुई नजर आई है। उसके चलते ये दोनों ही कंपनीज की तरफ से काफी अच्छे नंबर्स हैं। और आखिरी में अगर हम कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो टाटा मोटर्स और आयशर मोटर्स VECV कमर्शियल व्हीकल की जो बिक्री है वो इतनी अच्छी नहीं रही है। आयशर मोटर्स VECV की कमर्शियल बिक्री तो हमारे अनुमान से काफी कम भी है, पर अगर हम अशोक लेलैंड की बात करें तो उसने वहां पे काफी शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे अनुमान से थोड़ा सा ज्यादा नंबर्स पोस्ट करती हुई कंपनी ने 11,000 से भी ज्यादा कमर्शियल व्हीकल्स की अक्टूबर महीने में बिक्री की है। तो कहीं ना कहीं जो पैसेंजर व्हीकल स्पेस है वहां पे काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। टू व्हीलर स्पेस में अनुमान के मुताबिक ट्रैक्टर बिक्री में भी काफी अच्छी बढ़त हमें देखने को मिली और कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड सबसे आगे निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सृष्टि पूरी जानकारी के लिए। अफोर्डेबल कार सेगमेंट की सरताज मारुति का फोकस अब सेफ्टी रेटिंग सुधारने पर बढ़ने जा रहा है। इसके लिए मारुति घरेलू बाजार में बिकने वाली अपनी गाड़ियों में कई बदलाव करने की तैयारी कर रही है। ये बदलाव कौन कौन से हो सकते हैं इस बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी। उत्कर्ष, अब मारुति सेफ्टी रेटिंग बढ़ाने की ओर जा रही है, क्या खबर मिल रही है इस बारे में? देखिए, मारुति का जो फोर्टे है वो है लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू फॉर मनी गाड़ियाँ बनाना, और इसीलिए जो छोटी गाड़ियों का सेगमेंट है वहाँ मारुति का दबदबा खासा है। लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर करीब करीब जो कस्टमर प्रेफरेंस है और जो कंपटीशन है दोनों में काफ़ी बदलाव हुआ है। पहले तो किया, एनजी जैसे कार कंपनीज आए हैं जो कि कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट गाड़ी में लेकर आए हैं, वो मारुति से नदारद है और उसको फॉलो किया है फिर महिंद्रा और टाटा ने। दूसरी बात हो जाती है सेफ्टी रेटिंग्स की। जो एनकैप रेटिंग्स हैं वहाँ पर चाहे महिंद्रा की गाड़ी हो या टाटा की गाड़ी हो, ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ 4 से 5 रेटिंग पर हैं, जहाँ पे मारुति की गाड़ियों की जो रेटिंग है वो काफ़ी ख़राब है। कुछ दिन पहले ही स्विफ्ट और बलेनो की रेटिंग आई, वो 0 रेटिंग थी। एस्प्रेसो की रेटिंग करीब 0-1 के आसपास है। केवल विटारा ब्रेजा है जिसकी 4 स्टार रेटिंग है। और अब मारुति को ये लग रहा है कि अगर दोनों इन पहलुओं पे काम नहीं करा गया तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में सेल और मार्केट शेयर दोनों में फ़र्क पड़ सकता है। इसीलिए मारुति ने अब ये फैसला लिया है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं उन पे मारुति आगे काम करेगी। तो सबसे पहले जो आपको टोयोटा की एसयूवी, टोयोटा के साथ मिलकर एसयूवी आने वाली है वो अगले साल आएगी। उसमें आपको काफ़ी सारे कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे और कंपनी की कोशिश है कि 5 स्टार या 4 स्टार रेटिंग मिले, क्योंकि उस सेगमेंट में वैसे भी जब आप 15 लाख के सेगमेंट में आते हैं क्रेटा कंपटीशन में तो आपको काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड कार देनी पड़ती है और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मैटर करती है वहाँ पर। लेकिन वही नहीं, हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि जो नीचे की गाड़ियाँ हैं, चाहे अर्टिगा हो या स्विफ्ट हो, बलेनो हो, उनकी भी रेटिंग्स को सुधारने की कोशिश मारुति करेगी। लेकिन यहाँ पे चैलेंज क्या है? यहाँ पे चैलेंज ये है कि मारुति की जो कॉस्ट होगी, जो इनपुट कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी। कैपेबिलिटी मारुति के अंदर है क्योंकि यूरोप में जो सुजुकी की गाड़ियाँ जाती हैं वो बेटर रेटेड होती हैं, उनकी सेफ्टी ज़्यादा बेटर होती है। लेकिन हिंदुस्तान में जो गाड़ियाँ बन के आती हैं उनको वैल्यू फॉर मनी बनाने के लिए कॉस्ट कटिंग उनमें करी जाती है।
इसके साथ कैसे मारुति एक अलाइनमेंट करेगा कि गाड़ियों की कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा ना बढ़े कि मार्जिन पे फ़र्क पड़े, लेकिन जो कार्स हैं वो कनेक्टेड भी हों और सेफ भी हों, ये देखने वाली जो प्रोसेस है वो रहेगी मारुति को लेकर। बहुत शुक्रिया उस उत्कर्ष इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बाजार की बात कर लेते हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में जोरदार तेजी दिखी। निफ्टी 250 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ 17,900 के पार निकल गया। सेंसेक्स में 800 अंकों से ज्यादा की तेजी दिखी। और कौन से सेक्टर और शेयरों में दिखा जोरदार एक्शन, बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, बताएं आज किस तरह की हलचल देखने को मिली है शेयर बाजार में? बाजार में निचले स्तरों से आज शानदार रिकवरी देखने को मिली है और पिछले 3 दिनों की जो गिरावट देखी जा रही थी उसमें अब कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है और बैंक निफ्टी में 600 अंकों की शानदार तेजी देखने को मिली। काफी सारे निफ्टी के स्टॉक्स थे जो कि आखिरी कुछ घंटों में वहां पर शानदार रिकवरी देखने को मिली है। सभी सेक्टरल इंडेक्स में लगभग 1% या 1% से ज्यादा की तेजी थी और मजबूती आज सबसे ज्यादा देखी गई है मेटल, रियल्टी और IT शेयर। यहाँ पर आज सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में अगर बात करें तो आज का टॉप परफॉर्मर था इंडसइंड बैंक, 7% तक की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली। इसके बाद कोल इंडिया, भारती एयरटेल और HCL टेक, यहाँ पर काफी शानदार तेजी आज देखी गई है। इसके अलावा निफ्टी में गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो UPL, M&M, बजाज फिनसर्व और नेस्ले आज मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग आज नेस्ले ने भी दी है। लेकिन इसके अलावा आज के टॉप परफॉर्मर थे IT शेयर। यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक्स भी चल रहे थे और मिड कैप शेयरों में भी शानदार तेजी देखने को मिली। मिड कैप में अगर बात करें तो इंटेलेक्ट डिजाइन, माइंडट्री और L&T टेक, कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिली है। मेटल स्पेस पर आते हैं। सेल के नंबर्स काफी शानदार थे। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव थी, इसके चलते सेल में आज 11 से 12% की मजबूती थी। और इसके अलावा APL, अपोलो, हिंडाल्को और टाटा स्टील यहाँ पर भी आज मजबूती के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दिया। और आखिर में बात करते हैं रियल एस्टेट शेयरों की, ये भी आज पीछे नहीं थे। शोभा में अच्छी तेजी आज देखने को मिली। इसके बाद IB रियल, ओवरऑल रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि आज के सेशन में मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। शुक्रिया पूजा पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टाटा मोटर्स की दूसरी तिमाही के नतीजे आ गए हैं। इस कंपनी का मुनाफा तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा बढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ घाटा भी बढ़ा है। डिटेल्स के साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। सृष्टि, टाटा मोटर्स के नतीजों को किस तरह से देखा जाए? तो टाटा मोटर्स की दूसरी तिमाही नतीजों की अगर बात करें तो ऑन द फेस ऑफ इट जो आप आंकड़े देखेंगे वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आंकड़ों में एक मार्जिन को लेकर और EBITDA को लेकर मिस है। और वहीं अगर बॉटम लाइन में अगर लॉस का आंकड़ा देखें तो वो भी अनुमान से ज्यादा है। पर जो कंपनी की आय रही है कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो अनुमान के मुताबिक है। कंपनी की जो आय है वो 61,378 करोड़ की रही है, जो कि एज पर एस्टिमेट्स है। पर कंपनी ने जो EBITDA डिक्लेयर किया है वो 4,116 करोड़ का है, जो कि हमारे अनुमान से कम है। वहीं मार्जिन्स कंसोलिडेटेड बेसिस पे 6.7% के रहे हैं, जबकि हमारा अनुमान था कि 7.6% के रहेंगे। और बॉटम लाइन में अगर देखें तो कंपनी ने 4,476 करोड़ का घाटा दर्ज किया है, जो कि हमारे अनुमान 3,470 करोड़ से कहीं ज्यादा है। तो ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप नंबर्स देखेंगे तो वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। पर जो कंपनी की कमेंट्री है और स्पेशली JLR को लेके जो कमेंट्री है वो काफी पॉजिटिव है। आइए देखते हैं। JLR को लेके उन्होंने पहले ही बताया था कि जो JLR में फ्री कैश आउटफ्लो देखने को मिला है वो जो है अनुमान से कम देखने को मिला है। तो वो कहीं ना कहीं नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि JLR के जो EBITDA मार्जिन्स इस बार रहे हैं वो अनुमान से बेहतर 7.3% के रहे हैं। चिप शॉर्टेज की दिक्कतें तो रही ही हैं, जिसकी चलते उनकी रिटेल और होलसेल बिक्री पर असर देखने को मिला है। तो अभी तक जो कंपनी का प्रदर्शन रहा है वो काफी खराब था, पर आगे वाले समय में उनका कहना है कि EBIT मार्जिन और फ्री कैश आउटफ्लो जो है दोबारा से पॉजिटिव हो जाएंगे साल के दूसरे भाग में। साथ ही साथ एक ग्रेजुअल रिकवरी देख रहे हैं और साल के दूसरे भाग में वो पॉजिटिवली एंटर कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि डिमांड काफी मजबूत है, खास तौर से अब वो
वो रिकॉर्ड ऑर्डर बुक पर बैठे हैं और इस बार अभी तक उनके पास 125,000 यूनिट्स की ऑर्डर बुक है। तो JLR को लेकर काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री है टाटा मोटर्स की तरफ से। और केवल यही नहीं, अगर इनका स्टैंड अलोन बिजनेस देखें तो हमारे अनुमान के मुताबिक ही घाटे में ही घाटा ही देखने को मिला है यहाँ पे, पर उसके EBITDA मार्जिन 3.9% के रहे हैं और इसको लेकर भी आगे वाले समय में कंपनी का नजरिया पॉजिटिव ही है। तो नंबर्स देखेंगे तो वो इतने आकर्षक नहीं है, पर कंपनी की जो कमेंट्री है वो बेहद शानदार है। बहुत शुक्रिया सृष्टि इस पूरी जानकारी के लिए। HDFC की दूसरी तिमाही के नतीजे बेहद शानदार रहे हैं और क्या खास रहा इन नतीजों में बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, HDFC के नतीजों को किस तरह से देखा जाए? HDFC के दूसरी तिमाही के जो नतीजे थे, शानदार नतीजे देखने मिले। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो लगभग इनलाइन थे, लेकिन पैट जो है बीट किए एस्टिमेट्स ने। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात था जो मैनेजमेंट कमेंट्री, वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है, स्पेशली जो आपके हाउसिंग सेक्टर को रिलेटेड है और कितने ज़्यादा जो है डिमांड्स आ रहे हैं स्पेशली फेस्टिव सीजन में। उनके कारण रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आज तेज़ी देखने मिली है और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स लगभग 4% ऊपर आज बंद हुआ है। और इसके अलावा आप देख लीजिए डिसबर्समेंट्स देख लीजिए, एसेट क्वालिटी की स्टेबिलिटी देख लीजिए, लोन असाइन देख लीजिए, या इवन इंश्योरेंस आर्म्स में भी एक अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। तो ओवरऑल HDFC के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं और जो AUM है वो ऑलमोस्ट 5 क्वार्टर हाई पे चल रहा, 10% का ग्रोथ दिखाया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। आने वाले कुछ सालों में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने एक्सपोर्ट का $100 बिलियन का लक्ष्य रखा है। इस बीच शेयर बाजार में PLI स्कीम और दूसरे इंसेंटिव्स की वजह से शेयरों में काफी जोश दिख रहा है। हमारे सहयोगी अजय शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत में टेक्सटाइल सेक्रेटरी उपेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि सरकार कैसे एक्सपोर्ट के इस लक्ष्य को पूरा करेगी। पहला तो हमने लक्ष्य रखा है कि अगले 5 साल के अंदर जो अभी हम करीब $140 बिलियन के आसपास का जो हमारा मार्केट साइज है टेक्सटाइल का, इसको कम से कम $250 बिलियन पे ले जाने का। उसी तरह एक्सपोर्ट भी जो अभी $40 बिलियन से थोड़ा कम ही होता है, वो $40 बिलियन से बढ़ा के उसको $100 बिलियन ले जाने का। तो ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेके हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। सरकार ने कई सारे इसके लिए कदम उठाए हैं, मैं उनमें से कुछ का जिक्र करना यहाँ चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ डायरेक्ट चीजें ऑलरेडी शुरू कर दी गई है, जिसका फल भी दिखाई देने लगा है। एक तो ऐसा है कि जैसा कि हम सबको पता है कि एक्सपोर्ट जो है वो 0 रेटेड होता है। एक्सपोर्ट में कोई टैक्स नहीं एक्सपोर्ट होना चाहिए, केवल गुड्स एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो वैसे तो जो ड्यूटी रिफंड बाकी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे टैक्स एंड लेवीज हैं, स्पेशली लोकल लेवीज हैं जो स्टेट लगाती है, वो रिफंड करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो चूंकि वो उसमें इनबिल्ट हो जाता है, तो हमारा प्रोडक्ट कई जगहों पे उतना कॉम्पिटिटिव नहीं रहता एक्सपोर्ट में जितना रहना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 2 स्कीम्स जो हैं, वो एक ROSCTL और एमिशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेज एंड लेवीज, ये जो हमारे अपैरेल एंड गारमेंट्स और जो होम टेक्सटाइल है उसके लिए, और बाकी जो RODTAP है वो बाकी टेक्सटाइल के लिए भी और दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी। तो ये दोनों स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने लागू कर दिए हैं। ROSCTL को 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जो पिछले दिसंबर 2020 में उसकी अवधि खत्म हो गई थी। तो इन दोनों से भी हमारा प्रोडक्ट वो कॉम्पिटिटिव हुआ है, उसका परिणाम भी हमें देखने को मिला है। इसके अलावा जो कुछ चीजें हैं, जो 2-3 चीजों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक स्टेप बैक लेते हैं और ये समझते हैं कि आपका एनालिसिस क्या है। आपकी मिनिस्ट्री ने, मुझे पता है, टॉप कंसल्टेंट्स और टॉप शार्पेस्ट माइंड्स इस पे काम कर रहे हैं। आपका व्यू क्या है, किस तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्लोबल मार्केट में हमारे सामने है, पोटेंशियल क्या है? क्योंकि जब आप वर्क कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, आपने ये अपना नंबर्स और एनालिसिस किया है, तो साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इंडियन टेक्सटाइल स्पेस के लिए क्या है सामने, और फिर हम उसके अंदर कितने समय में कितनी अपॉर्चुनिटी को ले पाते हैं, वो एक दूसरा सवाल होगा। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपके नंबर्स के हिसाब से पोटेंशियल और साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है हमारे सामने इस समय ग्लोबली। देखिए, ऐसा है कि इंडियन टेक्सटाइल, कई बार लोग कहते हैं कि जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, इनकी बातें होती है कि वो हमसे भी आगे निकल गए हैं, बट मैं
तो केवल एक्सपोर्ट फिगर की बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो चूंकि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी काफी है, एक्चुअली हम बड़े देश हैं, तो उनकी तुलना में हमारा उत्पादन बहुत ज्यादा है। एक सबसे बड़ी बात जो हमारी स्ट्रेंथ है कि उनकी कई सारे स्टेट्स जो हैं, कई सारे कंट्रीज जो हैं, वो सारे वैल्यू चेन में स्ट्रॉन्ग नहीं है। मान लिया कि बांग्लादेश कहीं फैब्रिक इंपोर्ट करके उसके बाद गारमेंट बना के एक्सपोर्ट करता है, बट हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, हम दुनिया के सबसे बड़े कॉटन के प्रोड्यूसर हैं, हमारे पास जो प्राइमरली जो मैनमेड फाइबर बनता है वो रिफाइनरी से का बाई प्रोडक्ट से बनता है एक्चुअली, तो हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी भी इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो हम रॉ मटेरियल में है, हमारी स्पिनिंग भी काफी हमारा स्ट्रेंथ है, वीविंग प्रोसेसिंग में थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन उसको भी जो हमने नई स्कीम्स लाई हैं उसमें हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और दिवाली से पहले आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी खुशखबरी है। अक्टूबर 2021 में सरकार को 1,30,127 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इसमें सीजीएसटी 23,861 करोड़ रुपए है, एसजीएसटी 30,421 करोड़ रुपए और आईजीएसटी 67,361 करोड़ रुपए है। यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन है। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन 24% और इसके पहले वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 36% ज्यादा है। जो आंकड़े आपने बताए उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इस आंकड़े को जारी करते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री की कमेंट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने बयान में क्या कहा? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि ये सरकार के उम्मीद के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन है। मतलब सरकार ये उम्मीद कर रही है कि अब जैसे जैसे आर्थिक रिकवरी लौट रही है वैसे वैसे जीएसटी कलेक्शन में तेज़ी आएगी। अप्रैल के बाद ये सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन है। इसका मतलब ये है कि सेकेंड वेव का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे प्री कोविड लेवल की जो रिकवरी है वो देखने को मिल रही है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सेमीकंडक्टर की वजह से जो कुछ दिक्कतें हमें देखने को मिली, चाहे वो कारों की बिक्री को लेकर हो या जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, अगर ये दिक्कतें नहीं होती तो ये जो जीएसटी कलेक्शन या जो नंबर्स हम देख रहे हैं उसमें उससे ज़्यादा ये नंबर्स आते और सरकार को जो ये राजस्व मिले हैं उसमें और तेज़ी देखने को मिलती। और उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे सेमीकंडक्टर के मोर्चे पर जो शॉर्टेज की सिचुएशन है उसमें सुधार देखने को मिलेगी, कलेक्शन में और तेज़ी आएगी। इसके अलावा ये भी कहा है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी देख रही है, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, दिवाली की वजह से भी इसमें और तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अक्टूबर महीने का ये आंकड़ा है, नवंबर महीने के जो आंकड़े हैं वो इसमें और ज़्यादा सुधार देखने को मिल सकती है। तो इसका मतलब ये है कि इसका एक तरीके से सरकार अब धीरे धीरे कंफर्टेबल पोजीशन में आ रही है और राज्यों को भी इसका फ़ायदा साफ देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन ज़्यादा एहतियात बरतने की बात ये है कि अगर फेस्टिव सीजन के बाद अगर कोरोना के केसेस में तेज़ी आते हैं तो ये एक सेटबैक होगा। लिहाजा राज्यों को भी और केंद्र सरकार को भी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि थर्ड वेव जैसी सिचुएशन न बने, क्योंकि अब धीरे धीरे आर्थिक विकास जो है वो अपनी रफ्तार पकड़ती हुई दिख रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोन स्कैम केस में गिरफ्तार एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी को सीजेएम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 200 करोड़ के होटल को 25 करोड़ में बेच दिया। वहीं दूसरी तरफ बैंक की तरफ से भी इस मामले में बयान जारी किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं संवाददाता अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर, एक बड़े पूर्व अधिकारी पर कार्रवाई हुई है और इस मामले में बैंक की तरफ से सफाई दी गई है कि सब कुछ ठीक है। क्या है इस मामले में अपडेट? तो मामले पर बैंक ने बयान जारी किया है। अंकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, क्या अपडेट है इस मामले में? बैंक की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, लेकिन कार्रवाई की गई है, तो फिर आखिरकार मामला गड़बड़ है कहां? जी हाँ, बैंक ने अपनी सफाई दी है ये बोलते हुए कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो शायद कोर्ट को किसी ने ठीक से बताया नहीं है। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एसबीआई ने अपनी तरफ से दिया है वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने बोला कि 2007 में जैसलमेर के गढ़ राजवाड़ा परियोजना को उन्होंने फाइनेंस किया था। तो ये 3 साल में एनपीए टर्न हो गया क्योंकि इन्होंने अपनी किश्तों को चुकाया नहीं। साथ ही साथ जो प्रमोटर थे उनका निधन हो गया। अब ये अकाउंट एनपीए था, इसलिए उन्होंने रिकवरी
रिकवरी के लिए इसको ARC को सेल किया। साथ ही साथ बैंक ये भी मेंटेन कर रहा है कि उन्होंने जो भी ड्यू प्रोसेस है वो फॉलो किया। मसलन जैसे अगर आप ARC को सेल करते हैं तो आपको एक पहले ऑफर लाना पड़ता है, उसके बाद फिर बिड्स आती हैं, फिर वो सिलेक्शन होता है। तो बैंक की यही सफाई है कि जो ड्यू प्रोसेस है वो पूरी तरीके से फॉलो किया गया है। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट उन्होंने अपडेट ये दी है कि 2013 सितंबर के महीने में ऑलरेडी प्रदीप चौधरी रिटायर हो चुके थे, जबकि जो ये मामला है वो 2014 का है। तो कहीं ना कहीं बैंक का ये कहना है कि हालांकि वो इस केस में पार्टी नहीं है, लेकिन कोर्ट को किसी ने जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो ठीक से बताए नहीं और इस वजह से ये सारा एक्शन हुआ है। जबकि आपने पहले देखा होगा कि पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है प्रदीप चौधरी जी को और उनकी जमानत की याचिका थी वो भी खारिज कर दी गई थी। अब देखना ये होगा कि कोर्ट किस तरीके से इस मामले को तय करता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश।